गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इतिहास शिक्षण के अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अधिगम संसाधनों में हमने कल दृश्य संसाधनों में चार्ट्स के माध्यम से जो शिक्षण या अधिगम की प्रक्रिया को सुगम सरल बनाया जा सकता है, उसमें हम समय रेखा को हमने देखना प्रारंभ किया था कि समय रेखा क्या होती है। टाइमलाइन यानी समय रेखा यानी कि टाइमलाइन, जिस पर कि काल, समय आदि के आधार पर, तिथि, दिनांक आदि के आधार पर किसी एक शासक, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वंश, किसी एक काल, युग काल या ये कहा जाए कि समुदाय आदि से संबंधित एक संपूर्ण जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से घटना की प्राथमिक या घटना के घटित होने की जो समस्त सूचनाएं हैं उसको उसके ऊपर अंकित किया जाता है। समय रेखा एक तरह से कहा जाए कि वह संसाधन है जिसमें हम किसी भी एक वंश, व्यक्ति, समाज, समुदाय, काल, देश आदि के जो एक परिचयात्मक कहा जाए या किसी भी कार्य, क्रिया, गतिविधि, घटना आदि के विकास क्रम, सभ्यताओं के विकास क्रम आदि के बारे में जानकारी एक पृष्ठ पर संपूर्ण जानकारी एक साथ हमें दिखाई देती है या देखने को मिलती है। तो समय रेखा के कल हम लोगों ने समय रेखा का अभिप्राय और उसके प्रकारों के बारे में हम कल अध्ययन कर रहे थे। हमने कल देखा था कि सरल समय रेखा और तुलनात्मक समय रेखा। सरल समय रेखा वह समय रेखा है जिसके अंतर्गत कि हम सामान्य जानकारी को उसके अंतर्गत अंकित करते हैं, और तुलनात्मक में दो व्यक्ति, शासक, वंश, समुदाय आदि का तुलना करने की दृष्टि से हम उस तुलनात्मक समय रेखा का निर्माण करते हैं। अब इन्हीं सरल और तुलनात्मक समय रेखाओं के भी प्रकार होते हैं जिनको कि हम सहजता से बनाकर और संपूर्ण जानकारी को अंकित करते हैं। कल समय रेखा निर्माण की प्रक्रिया को भी हमने देखा था कि समय रेखा एक बार थोड़ा सा पुनः रिपीट कर लेते हैं कि समय रेखा के लिए हम इस तरह से एक पिलर या स्तंभ का निर्माण करते हैं और उसमें एक निश्चित पैमाना मानते हैं। निश्चित पैमाना का अर्थ है कि एक निश्चित समय को मतलब दर्शाने के लिए हम सही समय को दर्शाने के लिए एक निश्चित मान मानकर चलते हैं। जैसे कि हम किसी भी उसको, जैसे हमने माना कि हम 100 वर्ष की जो संपूर्ण जानकारी है वो हम इस समय रेखा पर अंकित करते हैं। तो अब हम एक वर्ष को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, 10 वर्ष की रेखा को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, और इसमें हम क्या मानकर चलते हैं कि एक, जैसे हमने इसका मान, इसका पैमाना क्या माना कि 1 इंच बराबर 10 वर्ष। ठीक है, हम इस आधार पर इसका निर्माण करते हैं। अब 1 इंच बराबर 10 वर्ष, तो अब 1 इंच में कितने हम 10 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, ये 5 भी सेंटर लाइन हो गई, 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ से शुरू किया है ना, तो जैसे हमने लिया ये 1500, तो यहाँ पर हम कहा क्या आ गए 1510। ठीक है, और ये बीच में कितना है 1500 5। ठीक है ना, ये 1505। इस तरह से हम करते करते यहाँ तक अंतिम उस पर आते हैं और हम 1600 को अंकित करते हैं। अतीत से वर्तमान, ये कौन सी स्थिति है, अतीत से वर्तमान। ठीक है ना, यानी कि अति प्राचीन से उससे आगे चलकर हम वर्तमान वाली स्थिति इसमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो अतीत से वर्तमान की जो समय रेखा होती है वो उदाहरण समय रेखा होती है। इसी का उलट वर्तमान
ऊर्ध्वगामी समय रेखा है, और इसी के उलट जो हमारी प्रतिगामी समय रेखा होती है, ये ऊर्ध्वगामी समय रेखा है जो अतीत से वर्तमान तक आती है, और प्रतिगामी के अंतर्गत वर्तमान से अतीत की तरफ हम जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम 1600 ईस्वी यहाँ पे लेंगे और अंत में हम यहाँ पर 1500, इसमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये है समय रेखा निर्माण का की प्रक्रिया। अब यहाँ पर भी जो तिथि, जैसे कि यहाँ पर 1500, जैसे हम ऊर्ध्वगामी में हम ले रहे हैं तो 1507 में कोई घटना घटित हुई है, तो हम यहाँ पर 1507 और फिर उस घटना का विवरण यहाँ पर लिखें। इस तरह से हम समय रेखा का निर्माण करते हैं। ऊर्ध्वगामी में भी और प्रतिगामी में भी हम इसी तरह से समय रेखा का निर्माण करते हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि ऊर्ध्वगामी और प्रतिगामी दोनों जो समय रेखाएं हैं, इसके साथ हम चित्रात्मक समय रेखाओं का निर्माण भी करते हैं। तीसरा जो हमारी प्रकार था वो चित्रात्मक था, जिसमें कि चाहे ऊर्ध्वगामी हो चाहे प्रतिगामी हो, उनमें आकर्षक सुंदर बनाने के लिए जो घटना, जैसे 1507 मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पर जो घटना घटित हुई उसका हम यहाँ पर विवरण चित्रात्मक दृष्टि से हम दे सकते हैं। उसका चित्र, उससे संबंधित अगर चित्र उपलब्ध हो जाता है तो हम उसका भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह चित्रात्मक समय रेखा होगा। उसके बाद में तुलनात्मक समय रेखा, यानी कि यहाँ हमारी एक स्तंभ है, इसमें इस तरफ जैसे शासक ए की सूचना हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर शासक बी की सूचना हम इस जगह लिखेंगे, जाके जिससे कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान और सरल हो सके। कहने का मतलब कि हमने 4 प्रकार की देखी, ऊर्ध्वगामी, प्रतिगामी, चित्रात्मक और तुलनात्मक समय रेखा। अब बात करते हैं समय ग्राफ की, क्योंकि समय रेखा को ग्राफ के रूप में भी निर्मित किया जा सकता है और वह बनती है ग्राफ पेपर पर ही, जो गणित के उस गणित विषय के अंदर आप जब बनाते हैं तो ग्राफ जब बनाते हैं तो वो ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी अंकित होती है। अब यहाँ पर जैसे ये एक ग्राफ पेपर है, ठीक है ना, तो इस ग्राफ पेपर के आधार पर इस ग्राफ पेपर पे हम इसका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये आ जाता है कि आपका जैसे इस साइड पर हमने सन लिए, सन हमने इस साइड लिए और इस साइड हमने घटनाएं ली, ठीक है ना। तो हम जैसे यहाँ पर जो सन आते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ लेते जाएंगे, उनकी घटनाओं से संबंधित जो जानकारी है उसकी रेखा हम यहाँ खींचते चले जाएंगे और दोनों को जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं इस तरह से हम उसको अंकित करते चले जाएंगे। तो ये भी आपकी दोनों तरह से होती है, एक शासक विशेष की भी होती है और तुलनात्मक रूप से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। अब इसमें 2 तरह से होती है कि इसमें केवल घटना यहाँ लिखी जाती है और सन यहाँ लिखकर और इस चीज को स्पष्ट किया जाता है। एक के अंदर यहाँ हम और अधिक, जैसे इस जगह हमने अंकित किया है और कुछ विशेष विवरण देना है, तो हम यहाँ पर उस विशेष विवरण को भी लिख सकते हैं। यानी कि एक लाइन में, एक शब्द में अगर कुछ विशेष जानकारी हमको डालनी है तो हम उसको भी यहाँ पर अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा जो ग्राफ था, ये ग्राफ में भी दोनों चीजें होती हैं, इसमें तुलनात्मक भी होता है और एकल भी होता है। तुलनात्मक में वही है कि 2 शासकों की, जैसे सन के आधार पर 2 शासकों की विचारधारा को, घटनाओं के बारे में हम देख रहे हैं, तो निश्चित है कि हम दोनों शासकों, फिर यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग दोनों की ही बात को हम यहाँ पर रखेंगे कि किसका कितना रहा है। जैसे इस शासक की उन्नति का काल यहाँ तक रहा था, तो इस शासक का सबसे चरम पल यहाँ रहा, तो हम इस तरह से उसको तुलनात्मक रूप में स्पष्ट करते चले जाएंगे। तो एक तरफ दोनों शासकों को हम एक एक करके
प्रदर्शित इसके ऊपर तुलनात्मक रूप से हम इसको प्रदर्शित करते चले जाएं। ये आपका तुलनात्मक और ये समय ग्राफ हो गया, ठीक है। अब समय रेखा स्तंभ के आधार पर भी देखी हमने, समय रेखा को ग्राफ के आधार पर भी देखा। यहाँ एक चीज और समझने की बात है कि सामान्य रूप से भी एक समय रेखा जो है उसकी एक उसमें भी जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि हमने कहा कि हमने पैमाना मानकर लिखा, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स के माध्यम से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, पर इनका भी एक निश्चित नाप होता है और उसके आधार पर हम पूरी घटना को इस तरह से उसमें अंकित कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, पर अमूमन देखा जाए तो जो दो तरीके मैंने बताए थे, स्तंभ पिलर के माध्यम से और दूसरा ग्राफ पेपर के माध्यम से, अधिकांश रूप से इन्हीं पर समय रेखा का निर्माण किया जाता है, जिससे कि किसी भी एक शासक, सभ्यता, वंश आदि की जो जानकारी वो एक ही पृष्ठ पर एक साथ हमको देखने को मिल जाए। आज हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, ठीक है ना। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं विशेषताओं की, कि समय रेखा की विशेषताएं क्या होती हैं, जिससे कि हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले है समुचित पैमाना चुनना चाहिए। समुचित पैमाना चुनना चाहिए, ठीक है ना, कि पैमाना ऐसा हो जो बिल्कुल समुचित हो। अब समुचित से मतलब यहाँ क्या है, यहाँ इस बात को स्पष्ट समझने वाली बात है कि ना तो मतलब इस तरह का पैमाना लिया जाए, पैमाना ऐसा लिया जाए जिससे कि समय रेखा ना तो बहुत अधिक छोटी बने और ना ही बहुत अधिक लंबी बने कि उसको एक पृष्ठ पर समाना एक चार्ट के ऊपर भी प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाए। इतनी अधिक जानकारी उसके अंदर आ जाए कि हमको जो मूल बात है उसे समझने में ही कठिनाई हो, और बहुत अधिक छोटी होगी तो हम जो आवश्यक जानकारियां हैं शायद हम उनको भी ठीक ढंग से प्रदर्शित न कर पाए। जैसे हमने कह दिया कि हमको 100 वर्ष का लेना और हमने केवल कह दिया कि 1 इंच बराबर 25 वर्ष, तो ऐसे में क्या होगा कि समय रेखा निश्चित है कि इतनी छोटी पड़ेगी। अब उसमें क्या होगा कि जैसे ये 25 वर्ष के हिसाब से हमारा ये 4 पार्ट में ये बट जाता है। अब उसमें एक 25 साल के बीच में अगर जैसे इस वाले एरिया के अंदर इस 25 साल के बीच में 5 से 6 या यूं कहा जाए कम से कम भी माना जाए तो 3 से 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। अब उनको यहाँ पर प्रदर्शित करना है, में ऐसी स्थिति होगी कि वो इतना खिचपिच जिसको हम कहते हैं इतना ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा कि हमें सही जानकारी को पढ़ने में वो भी कठिनाई होगी, या छात्रों को वो जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई मतलब बोधगम्य नहीं होगी, या वो उसको सुपाठ्य नहीं होगी। जबकि समय रेखा ऐसी तरह से बननी चाहिए कि वो कक्षा के अंतिम छात्र तक अच्छे से सुपाठ्य या ढंग से पढ़ी जा सके। अगर बहुत अधिक छोटी है तो ऐसे में बहुत अधिक जानकारियों स्पष्ट रूप से अंकित कर पाना मुश्किल होता है, और बहुत अधिक अंकित हो जाने पर बहुत अधिक बड़ी पैमाना हमने जैसे यहाँ जैसे 1 इंच बराबर 10 वर्ष हम जैसे बात कर रहे हैं, अगर हमने ये कह दिया कि 1 इंच बराबर 5 वर्ष ले लिया तो वो समय रेखा बिल्कुल डबल साइज की हो जाती है, तो उसको भी फिर या तो 2 टुकड़ों में प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो वो 2 टुकड़ों में अगर होती है तो वहां पर बालक के लिए भी समझना उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज हो जाएगी कि ये 2 अलग क्षेत्र है, 2 अलग वंश है। तो ऐसी स्थिति में एक ही लाइन पर वो चीज नहीं आती, इसीलिए उचित पैमाने की बात कही जाती है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात आती है स्वच्छ स्पष्ट आकर्षण। स्वच्छ स्पष्ट व आकर्षण, है ना। स्वच्छ स्पष्ट व आकर्षण, समय रेखा एकदम स्वच्छ स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही उसको प्रदर्शित किया जाए अगर एकदम
जा रही है। स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि अगर गंदी होगी या बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी या बहुत ज़्यादा उसमें पिक्चर्स इस तरह से डाले गए हैं कि जैसे यहाँ पर एक पिक्चर प्रदर्शित होना है तो उसको यहाँ पर अंकित या दूसरा भी यहीं पर होना है, तो इन दोनों को सेट करने के लिए एक दूसरे के ओवरलैप हो जाता है, तो ऐसे में वो गंदा दिखाई देने लगता है। इसीलिए वो एकदम साफ, सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक इसलिए क्योंकि अगर आकर्षक है तो हर कोई उसको पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगा, इसलिए ये स्वच्छ, आकर्षक और स्पष्ट होनी चाहिए। अगली जो इसकी विशेषता है, महत्वपूर्ण तिथियों का ही चुनाव है। महत्वपूर्ण तिथियों का ही चुनाव, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तिथियों का ही चुनाव होना चाहिए इसके अंतर्गत। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत अधिक छोटी छोटी घटनाओं को भी अगर उसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो बहुत अधिक जानकारियां उसके अंदर हो जाती हैं, जिसका कि मूल अर्थ जो है, मूल प्रभाव जो पड़ना चाहिए वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसको आकर्षक और प्रभावी बनाने के अनिवार्य है कि उन्हीं सूचनाओं को उसके ऊपर लिया जाए जो कि उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु के प्रभाव को प्रभावित मतलब स्पष्ट करने के लिए अनिवार्य होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रामाणिक घटनाओं, आंदोलनों, मानवीय कार्यों से संबंधित, यानी कि सूचनाएं प्रामाणिक हो, ठीक है ना। सूचनाओं का प्रामाणिक होना अनिवार्य है। अगर वे प्रामाणिक नहीं है, उनके लिए प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, तो निश्चित है कि वह पालक के लिए या विषय वस्तु को प्रभावित नहीं करेगी या प्रभाव को खत्म कर देगी। ऐसे में क्योंकि अब जब उसको प्रमाणित नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता है, तो हम उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट तथ्यों को भी नहीं जुटा सकते हैं। इसीलिए जो भी सूचनाएं यहाँ पर दी जाती हैं, चाहे घटनाएं हैं, चाहे आंदोलन है, चाहे किसी के भी बारे में जानकारी दे रहे हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की जानकारी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो उनको प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य। जैसे कहा जाता है कि अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था, तो इस चीज के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रामाणिक घटनाओं के आधार पर ही हम इस बात को कहते हैं कि उसने जैसे जजिया कर समाप्त किया था, या हिंदुओं को भी उसने उतना ही स्थान महत्व बल प्रदान किया जितना कि वो मुस्लिमों को देता था, ऐसा जैसा माना जाता है, इतिहास कहता है। तो ये क्या है कि ये प्रामाणिक तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये चीज प्रमाणित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेवाड़ की आजादी के लिए, मेवाड़ को मुगलों से बचाने के लिए ताउम्र संघर्ष किया। यहाँ तक कि जंगलों में रहना पड़ा, उन्होंने जब राजमहल को छोड़कर जंगलों में भी अपने जीवन जिया है उन्होंने। तो ये चीज प्रमाणित करती है कि सही में स्वतंत्रता के लिए जो प्रथम संघर्ष माना जाता है वो महाराणा प्रताप का ही माना जाता है। जैसे ये चीजें जो है ये प्रमाणों के आधार पर कही जाती है। तो यही बात है कि जब समय रेखा पर जिन भी घटनाओं या सूचनाओं को अंकित किया जाता है वे प्रामाणिक होनी चाहिए। फिर है तिथियों का अंकन कालक्रम के अनुसार सावधानी पूर्वक हो। तिथियों का अंकन सावधानी पूर्वक हो, ठीक है ना। तिथियों का अंकन सावधानी पूर्वक होना अनिवार्य है, यानी कि उसे बहुत सावधानी से तिथियों को कालक्रम के अनुसार
इतने से इतने काल के बीच में ऐसी घटना घटित हुई होगी। जब ऐसी दुविधा की स्थिति है तो ऐसी चीजों में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, उस चीज को इस तरह से प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। यानी कि हम जैसे अपने दो हमारे सामने आती है कि जैसे हमने ये बनाया, उसमें ये कहा गया कि जैसे 1460 से लेकर 1480 के बीच में ये घटना घटित हुई होगी। तो हम इस तरह से 1460 और 1480, ठीक है ना, तो हम इस कहेंगे यहाँ पर ये चीज स्पष्ट होगी कि इस समय काल के बीच में इस घटना के घटित होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि ये चीजें भी एकदम स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए। दूसरी चीज क्रमबद्ध होनी चाहिए कि जैसे 1460 के बाद में 1480 आएगा तो वही आएगा। जैसे अगर हम प्रतिगामी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर पहले तो दे दिया यहाँ पर 1480, फिर हमने यहाँ दे दिया 1440, तो अब ना तो ये ऊर्ध्वगामी है और ना ही ये प्रतिगामी है। इसीलिए जिस भी तरह की आप बना रहे हो उसमें क्रमबद्धता का होना अनिवार्य है, प्रमाणित तिथियां होनी चाहिए और ये कहा जाए कि काल क्रम के अनुसार स्पष्ट जानकारी इसमें होनी चाहिए। अर्थात जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो एक अच्छी और प्रभावी समय रेखा का निर्माण करने में पैमाने का उचित मापन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वह न तो बहुत अधिक लंबी बने और न ही बहुत अधिक छोटी समय रेखा बने कि सभी सूचनाएं उस पर अंकित करना भी मुश्किल हो जाए। फिर सच स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से पढ़ी समझी जा सके। फिर जो तिथियां दी जाती है महत्वपूर्ण तिथियों का ही उसमें चुनाव होना चाहिए। हर छोटी छोटी घटनाओं के बारे में उसकी जानकारी उस पर नहीं अंकित होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक मानचित्र में जैसे हम किसी के साम्राज्य विस्तार की बात कर रहे हैं तो हमें साम्राज्य विस्तार को प्रदर्शित करना चाहिए। अब उसमें हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्त प्रकार की सूचनाएं अंकित कर दी, तो ये मानकर चलिए कि साम्राज्य विस्तार जो हमारा मूल प्रश्न है वो कहीं दबकर रह जाता है, सभी के बीच में इस तरह से मिल जाता है कि वो एक अलग से जिस चीज पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो ध्यान उस पर केंद्रित नहीं हो पाता। यही स्थिति इसमें भी है कि महत्वपूर्ण घटनाओं को ही उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगली बात है सूचनाएं प्रमाणिक। जो भी सूचनाएं होती है वो प्रमाणिक होनी चाहिए। अप्रमाणिक सूचनाएं इतिहास के असत्यता को प्रमाणित करती है, यानी कि असत्य होने की असत्यता को प्रदर्शित करती है। फिर तिथियों का अंकन सावधानी पूर्वक होना चाहिए, तभी एक समय रेखा को हम आकर्षक और प्रभावी उपयोगी समय रेखा बना सकते हैं। अब इसमें बात आती है आपकी सावधानियों की, क्योंकि समय रेखा को बनाते समय सावधानियों का भी पालन किया जाना चाहिए। समय रेखा पर भी ये कहा जाए कि सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसको असावधानी पूर्वक बनाया गया तो ये मानकर चलिए कि इसमें एक जो है सही सूचना जो हम चाहते हैं, जो प्रमाणिकता चाहते हैं, वो चीज नहीं आ पाएगी। इसलिए सबसे पहला है छोटी ना हो, अधिक छोटी न हो। यहाँ एक बात और जोड़ सकते हैं कि बहुत अधिक लंबी ना हो और बहुत अधिक छोटी भी ना हो। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि अगर एक कक्षा के हिसाब से अगर बनाए जाने की बात कही जाती है तो 2 से 3 फुट ये भी बहुत लंबी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो 2 से 3 फुट, यानी कि एक चार्ट पेपर, हम इसको भी नहीं कहेंगे, हम ये बात कहेंगे कि एक चार्ट पेपर के ऊपर जितनी समा सकती हो ऐसी इतनी ही हमें समय रेखा को बनाया जाना चाहिए। बहुत अधिक छोटी भी ना हो और बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लंबी अवधि के लिए उपयुक्त नहीं है। लंबी अवधि के
उपयुक्त नहीं है। ठीक है ना, ये लंबी अवधि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये कहा जाए कि हम जैसे हम ये सोचते हैं कि 1600 से लेकर 1857 तक के बीच का संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, 1947 तक के संपूर्ण हम स्वतंत्रता संग्राम को अगर हम एक समय रेखा पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो चीज संभव नहीं है। क्योंकि समय रेखा को देखा जाए तो एक तात्कालिक प्रकरण के लिए इसका उपयोग किया जाए या फिर पुनरावृत्ति के लिए भले ही हम इसका इतनी लंबी अवधि का जो है वो हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दैनिक कक्षा के शिक्षण में ये कहा जाए तो एक लंबी अवधि की जो समय रेखा है वह उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सूचनाएं आती हैं जिसको कि एक समय रेखा पर प्रदर्शित करना और समझा पाना मुश्किल होता है। क्योंकि एक घटना, अगर जैसे हमने कोई भी एक घटना को लिया है तो इस घटना के साथ में अन्य भी और भी कई घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो हमको उनको भी इसको स्पष्ट करने के लिए उनका भी सहारा लेना होता है, या इनमें कारण छुपे हुए होते हैं, तो हमें इन कारणों को स्पष्ट करने के लिए, इस घटना के कारण को स्पष्ट करने के लिए हमें इनका भी सहारा लेना होता है। तो अगर हम लंबी अवधि की समय रेखा का निर्माण करते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये चीज संभव नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें केवल हम घटना की सूचना मात्र दे पाएंगे। अतिरिक्त जो इससे संबंधित या इस घटना के मूल कारण, मूल अवस्था जो है उसको समझाना मुश्किल होगा। इसीलिए लंबी अवधि के लिए ये समय रेखा दैनिक कक्षा में उपयोगी नहीं है। हाँ, पुनरावृत्ति अगर करानी है, रिविजन जो अगर हमको कराना है, तो वहां के लिए ये एक तरह से कहा जाए कि वन पेज नोट्स जिसको हम कहते हैं, उस नोट्स के बनाने में ये लंबी अवधि की जो है समय रेखा काम उपयोगी हो सकती है, केवल रिविजन के लिए या पुनरावृत्ति के लिए, अन्यथा दैनिक कक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं है। फिर बाद में नेक्स्ट आता है प्राथमिक कक्षाओं में कहानी के साथ प्राथमिक कक्षाओं में कहानी के साथ, यानी कि वैसे देखा जाए ना तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर हम प्राथमिक कक्षाओं में कहानी के साथ उपयोग में लाते हैं तो यह उपयोगी है, अन्यथा नहीं। और माध्यमिक में शिक्षण में माध्यमिक में उपयोगी, यानी कि दैनिक शिक्षण में माध्यमिक कक्षाओं में इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है, प्राथमिक में नहीं। प्राथमिक में अगर हमें करना है तो हमें कहानी विधि या कहानी के माध्यम से हम भले कर सकते हैं, अन्यथा बच्चों के लिए ये चीज समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर बाद में है निर्माण शुद्ध व सही, शुद्ध व सही पैमाने का प्रयोग, ठीक है ना। इसका निर्माण करते समय ये शुद्ध होना चाहिए और पैमाना भी सही लिया जाना चाहिए। और इसमें अंतिम बात आती है महत्वपूर्ण तिथियां ही ली, ठीक है ना, महत्वपूर्ण तिथियां ही ली जाए, अनावश्यक जो जानकारियां हैं उसको इसमें स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये है हमारी समय रेखा, जिसका निर्माण बहुत सावधानी पूर्वक अगर किया जाए तो निश्चित है कि ये किसी भी विषय वस्तु को सरल और बोधगम्य बनाने में, इतिहास जैसे विषय वस्तु के इतिहास में मूल आधार तिथियों का होता है, जो कि बालक को याद रहे ना रहे, तो ये समस्या इसके निवारण के लिए समय रेखा एक महत्वपूर्ण
इतिहास अधिगम का महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? ठीक है ना। इतिहास समय रेखा इतिहास अधिगम का महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।